नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों, आज का जो सेशन है उसमें हम क्रॉप फिजियोलॉजी और प्लांट न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड पीवाईक्यूज क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस का लेवल क्या था, किस टाइप से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, आसपास की चीज़ें हम कवर करेंगे ताकि सिलेबस थोड़ा सा हम पूरा सिलेबस का ओवरव्यू ले सकें। ठीक है बच्चा, तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि C4 प्लांट जो है उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। मतलब कि C4 जो पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण का पहला स्थिर उत्पाद क्या होता है। देखो, आपको पता है C3 प्लांट, C4 प्लांट, ये सारी चीज़ें क्या होती है आप अच्छे से जानते हो, अच्छे से हमने पढ़ा भी है ना। C3, C4 और केम प्लांट, ये तीन तरीके के प्लांट आपने देखे होंगे, है ना। C3 जो प्लांट है वो ये सब किस में आते हैं, डार्क रिएक्शन में। कौन सी रिएक्शन के थ्रू, डार्क रिएक्शन होती है ना। डार्क प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की दो प्रोसेस होती है, एक लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में C3 जो होता है वो केल्विन साइकिल की वजह से, है ना। ठीक है, इसमें कौन सा साइकिल चलता है, केल्विन साइकिल। इसमें चलता है हेच एंड स्केल, हेच एंड स्लेक, जो भी स्लेक साइकिल इसके अंदर चलता है। और ये अपना केम प्लांट है, ये दो इसमें साइकिल चलते हैं। क्लियर है। अब मैं इसको पूरा आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, चार्ट बनवा देता हूँ ताकि आपका एक बार से फिर से पुनः पूरा रिवीजन हो जाए। क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइट ऑफ साइकिल। मैं एक टेबल बना देता हूँ, यहाँ पे आपको लिखा रहेगा साइट ऑफ साइकिल। ये जो साइकिल थी इसकी साइट क्या थी, ठीक। तो C3 में क्या साइट थी, C4 में क्या थी और केम प्लांट में क्या थी। ठीक है, केम प्लांट में क्या थी। देखो C3 के अंदर आप साइट की बात करो तो मीजोफिल सेल क्या थी, मीजोफिल। जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल मतलब पत्ती के अंदर क्या होता है, पत्ती के अंदर जो होती है कुछ मीजोफिल सेल्स होती है। तो ये अपना जो भी है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर इस तरीके के मीजोफिल सेल्स होती है। उन मीजोफिल सेल्स के अंदर ही क्या होता है, ये केल्विन साइकिल चलता है। तो C3 के अंदर मीजोफिल सेल्स, C4 के अंदर मीजोफिल तो रहेगा ही, C4 के मीजोफिल तो रहेगा, प्लस इसमें आ जाएगा बंडल सीट। क्या आ जाएगा, बंडल सीट, बंडल सीट आ जाएगा। और केम के अंदर मीजोफिल आ जाएगा। केम के अंदर भी क्या रहेगा, मीजोफिल, या साथ में क्या रहता है, वैक्यूल्स भी रहता है। ठीक है, वैक्यूल्स भी रहते हैं, ठीक, मीजोफिल और वैक्यूल्स। यहाँ पर ये हो गई साइट ऑफ साइकिल। फिर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड की बात करते हैं कि पहला जो इनका स्टेबल कंपाउंड क्या था, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड की जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे C4 वाला, C3 वाला पूछ सकते हैं। तो बच्चा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड अगर C3 साइकिल की बात करें तो C3 साइकिल में था आपका PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड था। C4 में बात करो, यहाँ था ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, और ये कितने कार्बन का था, 4 कार्बन का था, इसलिए इसको C4 बोला गया। ये 3 कार्बन वाला था इसलिए इसको C3 बोला गया। और यहाँ पर भी बात करो तो यहाँ आप मेलिक एसिड लिख सकते हो, है ना। यहाँ क्या था, मेलिक एसिड ना हो ऑप्शन में तो ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड केम प्लांट में आप लिख सकते हो। केम प्लांट वो प्लांट होते हैं जो नाइट में इनका स्टोमेटा ओपन होता है और दिन में क्लोज रहते हैं। ठीक है, केम प्लांट वो प्लांट होते हैं, सकुलेंट प्लांट बोल सकते हैं इसको। स्कोटोस्केटिक इसमें स्टोमेटा कैसे पाए जाते हैं, स्कोटोस्केटिव स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो रात में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। किसमें, केम प्लांट में। ठीक, एग्जाम्पल भी बता दूंगा केम प्लांट की क्या है। अब यहाँ बात आती है नेक्स्ट, CO2 एक्सेप्टर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सेप्ट कौन करता है, एक्सेप्टर की बात करें वायुमंडल से। तो जो वायुमंडल से CO2 को एक्सेप्ट कौन करता है बच्चा, तो यहाँ पर करता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट, यहाँ पे करता है PEP एंजाइम, है ना, फिनाइल एथिलीन फॉस्फेट एंजाइम यहाँ पर काम करता है। और यहाँ पर भी जो है PEP जो है क्या करता है, ये जो एंजाइम्स होते हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, और क्या बनाते हैं, रोबिस्को एंजाइम जो रहता है उसके प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है फर्स्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर ये पेप एंजाइम जो होता है वो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनाते हैं और ये मेलिक एसिड बनाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है रिएक्शन की। तो ये केल्विन साइकिल बता चुका हूँ, ये आपको बता चुका हूँ कौन सा साइकिल है, ये आपका हेच एंड स्लेक साइकिल है। ठीक है, C3 केल्विन ने दिया था इसलिए केल्विन साइकिल, ये हेच एंड स्लेक ने दिया था इसलिए हेच एंड स्लेक साइकिल बोलते हैं। बात आती है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन यहाँ पर आपको लगभग मिलेगा 100 से 150, मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है ppm। यहाँ पर लगभग नेग्लिजिएबल 0 से 10 ppm के आसपास आपको मिल जाएगा, और यहाँ तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके के प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो C3 में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 2 बार यूज़ होती है, अब बोल सकते हैं C4 साइकिल में।
फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, और चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन। क्या मिलेगा? फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन जो है ना बच्चा, अब सीधी सी बात है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा तो रेस्पिरेशन ज़्यादा, तो यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? हाई होता है। किसमें? C3 में। यहाँ पर लो होता है और बिल्कुल नेग्लिजिबल, और यहाँ पर भी लो होता है। यहाँ पर होता ही नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं, नहीं होता है, ठीक है, होता ही नहीं है। अब एक चीज़ मेरे को बता देना बच्चा, जिस प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा, अब जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हम सांस ले रहे हैं और हम दौड़ेंगे, तेज़ी से सांस लेंगे, तेज़ी से सांस लेंगे, है ना, दौड़ेंगे, और अगर हम तेज़ी से सांस लेंगे तो हमें क्या लगेगी? प्यास ज़्यादा लगेगी, हम पानी ज़्यादा पिएंगे, लेकिन जो यूज़ है पानी का वो कम होगा। मतलब जो C4 प्लांट है, इनमें वाटर यूज़ इफिशियंसी की बात करो तो इसमें वाटर यूज़ इफिशियंसी सबसे कम होती है, इसमें हाई होती है, इसमें मीडियम होती है और इसमें हाई होती है, ठीक है, इसमें मीडियम होती है। सबसे ज़्यादा वाटर यूज़ इफिशियंसी जो होती है वो किसकी होती है? केम प्लांट की, ठीक है, केम प्लांट की। समझ में आया? अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ एक पॉइंट, फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा है तो क्या होगा? ट्रांसपायरेशन जो है, वाष्पोत्सर्जन जो है वो ज़्यादा होगा। अगर मान लो फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से पानी का लॉस ज़्यादा होगा। अगर पानी का लॉस ज़्यादा होगा तो यूज़ में कम आएगा, तो C3 की वाटर यूज़ एफिशिएंसी कम है। इसकी जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो है मीडियम आप बोल सकते हो, है ना, क्योंकि ये मीडियम कर रहा है, और इसकी जो केम की जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो है वो हाई होती है। तो यहाँ से ओवरऑल आपको पूरा समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे क्या पूछा था इसने कि C4 प्लांट का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, तो देखो C4 प्लांट का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा? नंबर C। क्लियर है? अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होता है? C3 में। फोटो रेस्पिरेशन किस में ज़्यादा? C3 में। ट्रांसपिरेशन किस में ज़्यादा होता है? C3 में। और जो है वाटर यूज एफिशिएंसी किस में कम होता है? C3 में। इस तरीके से पढ़ सकते हो। और प्लांट आपको पता है C3 कौन है? राइस है, व्हीट है। यहाँ आपका C4 में आ जाएगा शुगर केन है, मेज है, बाजरा है। केम प्लांट में क्या आ जाएगा? आपका पाइनएप्पल है, ओगेव है, एलोवेरा है। ये सब किस में? केम प्लांट के अंदर है, ठीक है। चलो, स्टोमेटा इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, रात में अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं, दिन में क्लोज करते हैं। तो ये यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है आपके सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये C4 प्लांट का क्या आंसर है? पहला स्टेबल प्रोडक्ट आपका ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा पिगमेंट है जो पानी में घुलनशील है? ये पूछा गया है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो वाटर सोल्यूबल है, मतलब फोटोसिंथेसिस में जो पिगमेंट यूज होता है, फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण में जो पिगमेंट यूज होते हैं, इनमें से कौन सा जो पिगमेंट है वो वाटर में सोल्यूबल है? देखो, आपने देखा होगा इसमें क्या होता है, एक होता है क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल बी, ये होते हैं किसके अंदर? आपने फोटोसिंथेसिस में। फिर आपको मिलेगा कैरोटीनॉइड, ठीक, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है। इसके अंदर दो आता है, कौन सा? एक आता है जेंथोफिल और आता है कैरोटीन। क्या आता है? जेंथोफिल और कैरोटीन, ठीक। और ये हो गया एंथोसाइनिन भी आता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट भी है। और आपका ये आ जाएगा लास्ट वाला, क्या? फाइकोबिलिन। ये इतने जो है पिगमेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस में। याद रखना कितने? ये सारे। एक क्लोरोफिल आपका हो गया, कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन, और होते तो बहुत सारे पर ये मेजर है, ठीक। अब आपको पता ही है यहाँ पे क्लोरोफिल क्या काम करता है, ये प्राइमरी पिगमेंट होता है, ठीक है, ये प्राइमरी पिगमेंट होता है। बाकी सारे क्या होते हैं? ये एसेसरी पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं? ये एसेसरीज पिगमेंट होते हैं, सहायक पिगमेंट होते हैं। मतलब क्या करते हैं, ये एनर्जी को कहाँ भेज देते हैं? क्लोरोफिल ए के पास भेज देते हैं। ये सील्ड भी बोला जाता है, इनको सील्ड पिगमेंट भी बोला जाता है। एक तो क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ में क्या करते हैं, जो एनर्जी इनको मिलती है कहाँ पर पहुँचा देते हैं? क्लोरोफिल ए के पास पहुँचा देते हैं, ठीक है। फार्मूला वगैरह सब आपको पता है क्या होता है इनका। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, कौन सा जो है वाटर में घुलनशील है? अब ये आपको पता है ये किस में पाया जाता है? जियाजिंथिन, मतलब मेज के अंदर मिलेगा। ये आपको जितने भी येलो प्लांट, कैरोटीन जो है, विटामिन ए ज़्यादा रिचर सोर्स होता है, तो जो अपने पपीता जो उसमें आपको मिल जाएगा। एंथोसाइनिन आपको एप्पल में मिल जाएगा, है ना, एप्पल में मिल जाएगा। ये आपका कैरोट में मिल जाएगा, गाजर में, ठीक है। ये आपको मेज में मिल जाएगा, जियाजिंथिन। क्लोरोफिल ए और बी, है ना, क्लोरोफिल ए और बी जो है मेन पिगमेंट है जो प्रकाश संश्लेषण में रोल प्ले करते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, ये होता है फाइकोइरिथ्रिन और एक होता है फाइकोसाइनिन। ये दो प्रकार का होता है। फाइकोइरिथ्रिन नाम से ही पता है, इरिथ्रिन मतलब रेड होता है, ये रेड एल्गी, ठीक है, ये रेड एल्गी के लिए होता है। और ये अपना ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए होता है। तो बच्चा इसमें वाटर सोल्यूबल जो है ना बच्चा, वो है वाटर सोल्यूबल आपका फाइकोबिलिन। ये पानी के अंदर घुल जाता है,
ठीक है, ये पानी के अंदर घुल जाता है। देखो इसकी कहानी मैं आगे लेके आया हूँ। ये देखो फाइकोबिलिन जो है रेड एल्गी और ब्लू एल्गी दोनों है ना, रेड एल्गी भी है और ब्लू एल्गी दोनों है, क्योंकि दो प्रकार का होता है ये फाइकोबिलिन्स विच आर वाटर सोल्यूबल। ये क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है। ठीक, कौन सा पानी में घुलनशील होता है, साइनोबैक्टीरिया भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है कि साइनोबैक्टीरिया जो है पानी में घुलनशील है। ठीक, अब ये दो प्रकार का होता है, मैंने बताया एक होता है आपका फाइकोइरिथ्रिन और एक होता है आपका फाइकोसाइनिन। साइनिन का मतलब होता है, देखो ये इस तरह के साइनिन लिखा मिल जाए, मतलब ये ब्लू कलर की बात हो रही है, और अगर इरिथ्रिन की बात हो, साइनो का मतलब होता है ब्लू कलर, ठीक, और इरिथ्रो का मतलब होता है रेड कलर। इसलिए यहाँ से नाम से समझ में आ जाएगा, यहाँ पर इरिथ्रिन आ रहा मतलब ये रेड कलर का पिगमेंट है, ठीक है, रेड कलर का, और रेड एल्गी में आपको मिलेगा। और ये जो है आपका पिगमेंट क्या है, ब्लू कलर का है, ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन कलर का है। तो आपको कहाँ मिलेगा, ये साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर मिलेगा। तो ये फाइकोबिलिन जो है ये वाटर के अंदर सोलुबल होता है, बाकी सारे जो वाटर के अंदर सोलुबल नहीं होते। और कौन क्या होता है सारा हमने डिस्कस कर लिया, क्लियर। चलिए, तो आंसर क्या आपका, फाइकोबिलिन। द इंडक्शन ऑफ ए प्लांट फ्लावरिंग प्रोसेस, ठीक, इंडक्शन ऑफ द प्लांट फ्लावरिंग प्रोसेस बाय एक्सपोजर टू द प्रोलॉन्ग कोल्ड इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, लंबे समय तक ठंड के संपर्क में आने से पौधों में फूलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो कुछ प्लांट इसको क्या बोलते हैं, सीधा सा फंडा इसको बोलते हैं हम वर्नेलाइजेशन। फोटोपीरियडिज्म में क्या होता है, जो है मूवमेंट ऑफ प्लांट बोल सकते हो या फ्लावर बोल सकते हो, जो लाइट के फ्लावरिंग स्टेज में जब हम लाइट की बात करते हैं, मैंने पहले भी पढ़ाया था इसका, ये क्या होता है जब हम फ्लावरिंग स्टेज में, फ्लावरिंग टाइम में जो लाइट पीरियड होता है, ठीक है, लाइट का जो पीरियड होता है उससे संबंधित होता है, जैसे कि लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट मतलब इसको 12 से 14 घंटा से ज़्यादा की लाइट चाहिए, 12 से 14 घंटे की ज़्यादा लाइट चाहिए, इसको 12 घंटा से कम की लाइट चाहिए, इसका लाइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये लॉन्ग डे प्लांट है, इसके लिए कौन सा हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन काम करता है, इसके लिए साइटोकाइनिन हार्मोन काम करता है। ठीक है, इसमें कौन से आते हैं, मोस्टली आपके जो है रबी क्रॉप मोस्टली इसमें आती है, शॉर्ट डे में आपकी खरीफ क्रॉप आती है। ठीक है, ये बता चुका हूँ। ये किसकी बात हो रही है, फ्लावरिंग टाइम पे दिन का जो तापमान कितना रहता है, दिन का जो आपका डे लेंथ कितना होता है, दिवस मतलब कि जो प्रकाश का जो अवधि है वो कितने समय तक रहती है। अगर देखो, अगर आप रबी क्रॉप की बात करो तो शोइंग हम करते हैं अक्टूबर नवंबर में, लेकिन उस समय दिन छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, फ्लावरिंग टाइम पे। फ्लावरिंग टाइम की बात करो तो फ्लावरिंग कब आती है, उधर फरवरी मार्च के आसपास, तो दिन बड़े हो जाते हैं, तो दिन का तापमान इनको ज़्यादा मिलता है, उस हिसाब से 12 से 14 घंटा चाहिए। इसको देखो 12 से कम चाहिए, लेकिन हम शोइंग करते हैं जून जुलाई में तो तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जून जुलाई में बहुत दिन बड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे शोइंग टाइम की बात नहीं कर रहा, फ्लावरिंग टाइम पे, तो फ्लावरिंग टाइम पे जाके दिन छोटे हो जाते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया फोटोपीरियडिज्म की बात। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है ना, लाइट की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक, फोटोट्रोपिज्म का क्या मतलब है, फोटोट्रोपिस का मतलब है बच्चा ये है प्लांट। ठीक है, फोटोट्रोपिस की कंडीशन किस में पाई जाती है, सनफ्लावर में, जिसको हम हेलियोट्रोपिज्म बोल देते हैं, हेलियोट्रोपिज्म बोल देते हैं। मतलब कि ये आपका सन है, ये सन अगर इस तरफ है, ठीक है, ये अगर आपका सन इस तरफ है, जो भी है सन इस तरफ है, तो फ्लावर प्लांट का जो मूवमेंट इस तरफ रहेगा। अगर सन यहाँ आ गया तो फ्लावर का मूवमेंट इस तरफ रहेगा, सन यहाँ आ गया तो फ्लावर का मूवमेंट इस तरफ रहेगा। मतलब जिस तरफ जो है सूर्य जिस तरफ मूवमेंट करेगा, पौधा भी या फ्लावर भी उसी तरफ मूवमेंट करेगा, उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, मतलब प्रकाश की तरफ मूवमेंट होना। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। और जब सनफ्लावर की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेलियोट्रोपिज्म बोल देते हैं, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, हेलियंथस। तो बचा क्या ऑप्शन यहाँ पे, वर्नेलाइजेशन। तीनों ऑप्शन हमने समझे। ये सिर्फ फ्लावरिंग टाइम पे दिन की बात कर रही कि दिन कितना बड़ा होना चाहिए। ये फोटोसिंथेसिस मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण है। फोटोट्रोपिस मतलब जिस तरफ सूर्य जाएगा उसी तरफ पौधा भी जाएगा। बात आ रही वर्नेलाइजेशन, ये हमने पढ़ा भी है। ये क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है ना, फ्रेंच है वर्नेलाइज, जिसका मतलब होता है पॉपुलराइज। ठीक, कई जगह इसका लेटिन भी लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है वर्नूस। ठीक है, कई बार लेटिन वर्ड भी दिखता है, आप नेट पे सर्च करोगे लेटिन भी मिलेगा, जिसका मतलब होता है वर्नूस। ठीक, तो ये क्या होता है, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको रखा जाता है, जिससे पौधे में क्या आ जाती है, फ्लावरिंग जो है इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, लंबे समय तक अगर प्लांट्स को 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, मतलब वही इंडक्शन ऑफ प्लांट फ्लावर प्रोसेस बाय एक्सपोजर ऑफ द प्रोलॉन्ग कोल्ड इज नोन एज। लंबे समय तक ठंड के संपर्क मतलब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, तो उसमें क्या जाता है, फ्लावर जो है फूल आने की प्रक्रिया हो जाती है, इसको बोलते हैं वर्नेलाइजेशन। ठीक, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्लावरिंग हार्मोन। अब यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो है फ्लावरिंग हार्मोन है।
तो बच्चा फ्लावरिंग हार्मोन जो है यहाँ पर वो है आपका फ्लोरिजन। नाम ही समझ में आ रहा, फ्लोरी मतलब फ्लावर होता है ना, फ्लोरी मतलब फ्लावर होता है। बाकी सारे ये आपका जो राइपनिंग हार्मोन है जिब्रेलिन जो है ये आपका क्या काम करता है, डोरमेंसी ब्रेकर का काम करता है, ये आपका बेरी की साइज बढ़ाने का काम करता है। साइटोकाइनिन क्या है, ये सेल इलोंगेशन का काम करता है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका फ्लोरिजन जो है आपका फ्लावरिंग हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन विच इंड्यूस एंड मेंटेन सीड डोरमेंसी, कौन सा हार्मोन है जो सीड डोरमेंसी को मेंटेन करता है या सीड डोरमेंसी को लाता है। तो आपको पता है सीड डोरमेंसी एंटी जिब्रेलिन होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, एंटी जिब्रेलिन भी बोलते हैं। ठीक है, एंटी जिब्रेलिन हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डोरमेंसी इंड्यूस करता है। क्या करता है, ये डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, डोरमेंसी ला देता है ये। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, डोरमिन हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोरमिन हार्मोन भी बोलते हैं। स्ट्रेस अवॉइडर भी बोलते हैं इसको, स्ट्रेस अवॉइडर भी बोलते हैं। ये सारा मैंने बताया, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस अवॉइडर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एब्सिसिक लेयर बना देता है प्लांट के अंदर, जिससे उसकी पत्तियां झड़ जाती है। क्या काम करता है, ये लीफ सनेशन का काम करता है। जो भी है लीफ सनेशन का मतलब पत्तियों को झड़ाने का काम भी करता है। ठीक है, एब्सिसिक है। ठीक, और ये स्टोमेटा क्लोज करने का काम भी करता है, स्टोमेटा क्लोज करने का काम भी करता है। अब सीधी सी बात है, पत्तियां वही बात है, स्टोमेटा क्लोज होगा तभी तो प्लांट डोरमेंट कंडीशन में जाएगा, उसको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो डोरमेंट हार्मोन बोलते हैं, स्ट्रेस अवॉइडर भी बोलते हैं, एंटी जिब्रेलिक भी बोलते हैं, स्टोमेटा क्लोजर भी इसको बोला जाता है, और लीफ सनेशन लाता है, मतलब कि पत्तियां झड़ा देता है। पत्तियां क्यों झड़ाएगा, कि सीधी सी बात है, प्लांट को पानी की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको पानी की रिक्वायरमेंट होगी। पानी की रिक्वायरमेंट अगर नहीं कर पाएगी सोइल पूरी, तो यहाँ पर ये एब्सिसिक अम्ल, मैंने अच्छे से बताया था कि एब्सिसिक अम्ल जो है वो एक लेयर बना देता है, जिससे पत्तियां झड़ जाती है और वो डोरमेंसी में चला जाता है प्लांट, या डोरमेंट कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, ये थे इसकी बात। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बाकी इथिलीन की हम बात करते हैं। इसको दो फॉर्म में मिलता है, इथोफोन में मिलता है, इथेरेल में मिलता है। इथोफोन जो है गैसियस फॉर्म में है ना, बनाना वगैरह के लिए, और जो इथेरेल जो है लिक्विड फॉर्म में, जो हमारा शुगर केन वगैरह को राइपनिंग के लिए यूज़ करते हैं। एक पहले आता था कैल्शियम कार्बाइड, है ना, CaCl2, इसका यूज़ करते हैं, लेकिन इसको इंडिया में बैन कर दिया गया है। जिब्रेलिन जो आपका बेरी की साइज बढ़ाने का काम करता है, इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो प्रिकर्सर है वो क्या है, कुरियन है। इसका प्रिकर्सन कौन सा है, कुरियन है। साइटोकाइनिन का क्या है, प्यूरिन है। साइटोकाइनिन का प्रिकर्सन क्या है, प्यूरिन है। इथिलीन का क्या है, मेथियोनिन है। और इसका जो है कुछ मैंने लिखवाया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या लिखवाया था मैंने, विलाइलो जेंथिन करके कुछ लिखवाया था, विलाइलो जेंथिन, इसका देख लेना है ना, मैंने करवाया इसका भी, क्योंकि प्रिकर्सर पूछा जाता है। और ऑक्सिन का प्रिकर्सर क्या है, ऑक्सिन का है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन ऑक्सिन का प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर का मतलब क्या है, इसके पहले कौन सा प्रोडक्ट था, ट्रिप्टोफैन बनने से पहले वाला। जैसे विटामिन ए बनता है ना, विटामिन ए से पहले क्या होता है, कैरोटिनॉइड होता है, कैरोटीन होता है। कैरोटीन के बाद ही विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। तो बोलता है ना कि विटामिन ए का प्रिकर्सर क्या है, विटामिन ए का जो अग्रगज क्या है, पहले वाला प्रोडक्ट क्या है, तो वो कैरोटीन बोलते हैं। तो इसी तरीके से इनके भी जो है क्या है, प्रिकर्सर्स है। ठीक है, चलिए। द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज द लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्कनेस टू रेगुलर द फ्लावरिंग। प्लांट क्या करता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे फ्लावरिंग को नियमित करने के लिए प्रकाश और अंधेरे की अवधि का उपयोग करते हैं। अभी मैंने पढ़ाया, क्या बोलेंगे उसको, फोटोपीरियडिज्म, है ना। फ्लावरिंग को जो है, फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाने के लिए, या फ्लावरिंग टाइम में जो प्लांट फ्लावरिंग को अच्छी करने के लिए, फ्लावरिंग होने के लिए प्लांट को क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर लाइट चाहिए। ठीक है, प्रकाश चाहिए, चाहे वो ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, वो डिपेंड करता है प्लांट किस टाइप का है। इसलिए मैं आपको बताऊँ ना कि आपने देखा होगा कि जो 4 लाइन होते हैं ना, 4 लाइन जो होते हैं, हाईवे होते हैं 4 लाइन 6 लाइन, है ना, इस तरीके से। मान लो ये 4 लाइन, ये 2 हाईवे हो गया, ये बीच में एक पट्टी हो गई। तो यहाँ पर जो वो प्लांट लगाते हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर वो आपको डे न्यूट्रल प्लांट मिलते हैं। यहाँ पर कौन से मिलते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट। अगर वो यहाँ पर शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग डे प्लांट लगा दें कोई सा भी, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चा, क्योंकि यहाँ पर आपने दिन में तो लाइट मिलेगा इनको, रात में गाड़ियाँ चलती बच्चा, तो गाड़ियों की वजह से इनको लाइट मिलेगा, इधर से भी गाड़ी रही तो इसको भी लाइट मिलेगा। तो इनको 24 आवर लाइट मिलता है, 24 घंटे इनको लाइट मिलता है। जो 4 लाइन पे या 6 लाइन जो हाईवेज हमारे नेशनल हाईवेज हैं, वहाँ पर जो है 24 घंटे इनको लाइट मिलता है। अब जब 24 घंटे लाइट मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है, इनकी फ्लावरिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, मतलब फ्लावरिंग हो ही नहीं पाएगी वहाँ पर। क्यों नहीं हो पाएगी, उसी का रीज़न ही यही है ना, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट को मतलब कि दिन का ताप जो अवधि है प्रकाश की कम चाहिए, 12 घंटे से भी कम चाहिए, यहाँ तो 24 घंटे मिल रही है।
और जो ज़्यादा वाले हैं लॉन्ग डे प्लांट फिर भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कि आप 12 घंटे से ज़्यादा की लाइट चाहिए, तो 24 घंटे मिलेगा। तो 24 घंटे भी मिलना इसके लिए नुकसानदायक है, क्यों? क्योंकि उसको कुछ डार्कनेस भी चाहिए, अंधेरा भी चाहिए कुछ समय के लिए, लिखा है ना, अंधेरा भी कुछ समय के लिए चाहिए। तो 24 घंटे अगर इनको लाइट मिलेगी तो यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी। इसी ज़्यादातर आप देखोगे ना, आपको डे न्यूट्रल प्लांट मिलेंगे यहाँ, या फिर अगर ये प्लांट होंगे ना शॉर्ट डे लॉन्ग डे वाले, तो यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होगी। तो ये डेफिनेशन है पीरियोडिज्म की और कुछ भी नहीं। बाकी सारे हमने समझ लिया। वर्नलाइजेशन क्या होता है, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर प्लांट जब रहता है तो लंबे समय तक रहता है ठंडे में, तो उसमें क्या हो जाती है, फ्लावरिंग आ जाती है। फोटोट्रोपिज्म में पढ़ लिया हमने, वर्नलाइजेशन पढ़ लिया, फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया पिछले लेक्चर में। यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, फोटोपीरियोडिज्म। सब आए हुए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना। अब यहाँ लिखा है इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज द मोस्ट कॉमन नेचुरल अकरिंग प्लांट हार्मोन। ठीक, मैंने आपको पढ़ाया था प्लांट हार्मोन, बिल्कुल क्लासीफाई कराया था, बेसिपिटल है, एक्रोपिटल है, सारा बताया था। ये है ऑक्सिन का हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सिन में 2 होते हैं, एक नेचुरल, ठीक, और एक आपको मिलेगा आर्टिफिशियल। एक मिलेगा आपको नेचुरल, एक मिलेगा आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड, ये नेचुरल है। आर्टिफिशियल में आपको मिलेगा इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड 2,4-D, ये आपको मिलेंगे किसमें, आर्टिफिशियल के अंदर। ठीक है, ये आपके आर्टिफिशियल है। तो नेप्थोलिक एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं, वेंट ऑक्सिन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी खोज बात करें तो सब किसने दिया था, F.W. वेंट ने दिया था। ठीक है, इसका प्रिकर्सर क्या है, ट्रिप्टोफैन है। इसमें कौन सा किया जाता है टेस्ट, बायोसी टेस्ट किया जाता है, मतलब कर्वेचर टेस्ट करते हैं इसमें। ठीक है, कर्वेचर टेस्ट इसमें किया जाता है। तो ये वेंट, ये जो इंडोल एसिटिक एसिड है, ये नेचुरल हार्मोन है किसका, ऑक्सिन का। इसको वेंट हार्मोन भी बोलते हैं। कोगेल ने इसको खोजा था। किसने खोजा था, कोगेल ने, ये इंडोल एसिटिक एसिड को। ठीक है, ह्यूमन के उसमें यूरिन के अंदर देखा था कि सेम फीचर इसके भी वहाँ मिलते हैं। ये आपको इसको रूटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। इंटरब्यूटारिक एसिड को किस नाम से मिलता है, ये रूटेक्स के नाम से मिलता है मार्केट में। इसको आप रूटिंग, इसको फ्रूट थिनिंग हार्मोन बोलते हैं। क्या होता है ये, फ्रूट थिनिंग हार्मोन बोलते हैं इसको। इसको ये प्लानोफिक्स के नाम से मिलता है, प्लानोफिक्स के नाम से मिलता है। ये आपका क्या है, जो फ्रूट ड्रॉप प्रिवेंट का काम करता है। ठीक है, फलों को गिरने से रोकने का काम, फलों को गिरने से रोकने का काम करता है। ये एज ए, अगर आप ये 20 ppm से ज़्यादा है तो ये एज ए हर्बिसाइड भी काम करता है, और 20 ppm से कम है तो ये हार्मोन का काम भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सिन। आंसर क्या हो जाएगा, इंडोल एसिटिक एसिड जो है नेचुरल हार्मोन है ऑक्सिन। जिब्रेलिन भी नेचुरल है ना। इसका प्रिकर्सर कुरियन बता चुका हूँ। साइटोकाइनिन भी, जो इसमें नेचुरल कौन सा है, साइटोकाइनिन में नेचुरल की बात करोगे तो जियाटिन, ये नेचुरल है। ये इसका किसका, ये नेचुरल है। साइटोकाइनिन में आर्टिफिशियल कौन सा है, तो काइनेटिन। ठीक है, काइनेटिन जो इसका आर्टिफिशियल है। और एक है BAP। ठीक है, बेंजीन एडिनिन प्यूरिन, बेंजीन एडिनोसिन प्यूरिन जो है वो आर्टिफिशियल है साइटोकाइनिन का। प्रिकर्सर क्या है, वही प्यूरिन बोलो, एडिनिन बोलो, एडिनोसिन बोलो। और एब्सिसिक के बारे में पूरी कहानी में बता चुका हूँ। ठीक, चलिए, प्लांट लॉस वाटर इन ट्रांसपिरेशन ड्यू टू एक्सटेंट ऑफ, प्लांट कितना पानी लॉस कर देता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो आपको पता है ना, ट्रांसपिरेशन को कर्टिक्स ने क्या बोला था, मैंने पढ़ाया भी आपको। ट्रांसपिरेशन जो है, वाष्पोर्जन से एक आवश्यक बुराई है। क्या है ये, एसेंशियल एविल है। क्या है, एक आवश्यक बुराई है। किसने बोला था, कर्टिक्स ने। आवश्यक बुराई है, क्यों? क्योंकि इसके बिना पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। तो प्लांट जो है ना, वो 99% वाटर का लॉस कर देता है, केवल 1% वाटर यूज़ करता है अपनी एक्टिविटीज़ में। 99% वाटर लॉस कर देता है। 99% वाटर जो है वो चला जाता है प्लांट से, केवल 1% ही यूज़ होता है। सोचो कितना बड़ा, इसलिए बोलते हैं ना ट्रांसपिरेशन एक आवश्यक बुराई है। क्यों? क्योंकि पानी का वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं, लेकिन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसके बिना पौधे जो है अपना प्रोडक्शन ही नहीं दे पाएंगे, वो अपना भोजन ही नहीं बना पाएंगे। तो 99% वाटर का लॉस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड बाई प्लांट फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोहाइड्रेट्स ट्रांसलोकेशन। देखो यहाँ पर ट्रांसलोकेशन की बात हो रही है, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट दोनों। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख रहा है, एक जो है आपका पोटेशियम, वो भी करता है ट्रांसलोकेशन का काम, शुगर का ट्रांसलोकेशन, और एक बोरान भी करता है। ठीक, बोरान भी करता है। यहाँ आपके पास ऑप्शन में बोरान है। ठीक है, आप बोरान लगा सकते हो। बोरान जो है ये क्या करता है, ट्रांसलोकेशन का काम करता है। ठीक है, बोरान आपका ट्रांसलोकेशन का काम करता है। ये टोरमोलाइन, इसका सोर्स क्या है बोरान का, टोरमोलाइन जो है यहाँ से ये निकलता है बोरान, मतलब टोरमोलाइन जो है इसका सोर्स है। ठीक है, टोरमोलाइन जो है इसका सोर्स है बोरान का। ठीक है, ये इसका सोर्स है टोरमोलाइन। ठीक, बोरान जो है ये एकमात्र जो है नॉन मेटल है, एकमात्र नॉन मेटल एलिमेंट है। ठीक है, अधातु है। ठीक, और ये क्या है, इमोबाइल इन प्लांट, इमोबाइल इन प्लांट, प्लांट के अंदर मोबाइल क्या करता है,
प्लांट के अंदर मूवमेंट नहीं करता। ठीक है, इसके लक्षण कहाँ दिखाते हैं? टर्मिनल पर दिखा देते हैं, टर्मिनल पोर्शन पर दिखाई देते हैं। एक और कौन है टर्मिनल वाला? कैल्शियम भी है और बोरान, ये दोनों जो है इमोबाइल इन प्लांट और टर्मिनल पोर्शन पर इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो बोरान जो है वो ट्रांसलोकेशन का काम करता है और ये स्टोमेटा रेगुलेशंस में वो किसको? अपने पोटेशियम की हेल्प भी करता है। क्लियर? और ये क्लोरीन जो है ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब ऑस्मेटिक प्रेशर, मतलब ये टर्गर प्रेशर को, जो टर्गर प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम करता है। टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? क्लोरीन। ऑस्मो रेगुलेशन करता है मतलब जो टर्गर प्रेशर होता है, मैं बता चुका हूँ टर्गर प्रेशर क्या होता है। ये सेल है तो बाहर की तरफ जो प्रेशर लगता है वो टर्गर प्रेशर है, और सेल वाल जो है खुद अंदर की तरफ एक प्रेशर लगाती है जिसको हम वाल प्रेशर बोलते हैं। तो मॉइस्चर डिफिसिट, ठीक है, डिफ्यूशन मॉइस्चर डिफिसिट, DPD, ठीक है, डिफ्यूशन DPD जो है, डिफ्यूशन मॉइस्चर डिफिसिट जो होती है वो क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर होता है। तो टर्गर प्रेशर को वाल प्रेशर भी कभी कभी लिख देते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, बस ये नेगेटिव होता है। क्लियर? तो ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करता है क्लोरीन। ठीक, मैग्नीज जो है ये आपका क्लोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो क्लोरोसिस होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सेलेनियम जो है एक प्रकार की धातु है वो भी, ठीक है, मेटल है। ठीक, जिन पोषक तत्वों के बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा करने में असमर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पे इंग्लिश में मैं कन्वर्ट करना शायद भूल गया हूँ, सिर्फ हिंदी में ये, पर देख लो ये क्या बोल रहा है कि वो पोषक तत्व जिनके बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा करने में असमर्थ होते हैं उसको हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट बोलते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन पूछिए कि वे एलिमेंट जिनके बिना प्लांट अपना जो है ग्रोथ नहीं कर सकते, अपनी लाइफ साइकिल नहीं बढ़ा सकते या कुछ भी नहीं कर सकते, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट बोलते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट किसने दिया था? आर्नोन एंड स्टाउट ने 1939 में। आर्नोन ने इसको रिफाइन किया था 1954 में। ठीक है, इनके द्वारा दिए गए कितने हैं? 16 एलिमेंट है। आर्नोन स्टैंडिस में 16 है। ठीक है, टोटल पूछा जाए टोटल एलिमेंट कितने हैं? 17 है। 17वां कौन सा है? 17वां है वो है निकिल। ठीक है, निकिल वो किसने दिया था? ब्राउन एटाल ने। कब? 1987 में। ठीक, ये पूरी कहानी। क्या होता है एसेंशियल न्यूट्रल? एसेंशियल न्यूट्रल का मतलब पहला तो ये लिखा है जिन पोषक तत्वों के बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। दूसरा ये कि जिस तत्व की कमी है केवल उसी तत्व से पूरी की जा सकती है। ठीक, और ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, है ना, उसमें प्लांट्स में जो इनके एलिमेंट्स की जो डिफिशियंसी होती है उनसे वो डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। तो ये बेनिफिशियल कौन से आपका? कोबाल्ट है, सोडियम है, सिलिकॉन है और वेलेडियम है। ये चार आपके बेनिफिशियल है। ठीक, और फंक्शनल की बात करो, फंक्शनल न्यूट्रिएंट किसने दिए थे? निकोलस या निकोलसन, हाँ जो भी है, निकोलस ने दिए थे 1963 में। कितने हैं टोटल? 21। निकोलस ने दिए 20, पर टोटल कितने हो गए अब? 21। क्यों? क्योंकि 16 तो ये हो गए, 16 तो ये थे और 4 ये, टोटल 20 हो गए। लेकिन अभी एक निकोल जुड़ गया, टोटल फंक्शनल कितने हो गए? 21। चलिए, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉज क्लोरोसिस इन ऑर्डर लीफ ऑफ प्लांट। पुरानी पत्तियों पर जो क्लोरोसिस है ना, क्लोरोसिस है, वो सिम्टम्स किस न्यूट्रिएंट की कमी से वजह से दिखाई देता है? देखो, क्लोरोसिस का मतलब मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? क्लोरोसिस का मतलब होता है येलोइंग ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट या येलोइंग ऑफ लीफ, पत्तियों का पीला पड़ना, लीव्स लिख लो, पत्तियों का पीला पड़ना। किसकी कमी से? ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल। और एक मैंने बताया था आपको इटियोलेशन, कि अगर सनलाइट की कमी से अगर मान लो पीलापन आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इटियोलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इटियोलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि क्लोरोसिस जो है येलोइंग ऑफ पत्तियाँ, मतलब पत्तियों का पीला पड़ना किस तत्व की कमी से हो रहा है? मतलब क्लोरोसिस वही बात है, पत्तियों का पीला पड़ना किस तत्व की कमी से हो रहा है? तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको मैग्नीशियम भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, आपका आयरन भी होता है और जिंक भी होता है। ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? क्लोरोसिस के लिए। ठीक, ये सारे। अब आप बोलोगी सर यहाँ तो नाइट्रोजन भी ऑप्शन में है, मैग्नीशियम भी है, आयरन और जिंक, ये इंटरवेनल क्लोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अपना आयरन। और ये क्या करता है? ये क्लोरोफिल सिंथेसाइज का काम करता है, क्लोरोफिल को सिंथेसाइज का काम करता है, क्लोरोफिल बनाने का काम करता है आयरन। ठीक है, जिंक जो है पुरानी और नई दोनों पत्तियों पर अटैक करता है, ये बीच में होता है ना,
ये ओल्डर लिप और दोनों लिप पर करता है, इसलिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है येलोइंग के लिए। नाइट्रोजन सिर्फ पुरानी पत्ती पे, मैग्नीशियम सिर्फ पुरानी पत्तियों पर। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो होता है, मेन से समझना, जो क्लोरोफिल की जो क्या बोलते हैं उसको, जो रिंग होती है, पोरफायरिंग रिंग होती है, उसमें जो है सेंट्रल एटम जो होता है वो मैग्नीशियम होता है। मतलब क्लोरोसिस के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चा, वो मैग्नीशियम होता है, ये याद रखना, मेन रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नीशियम। नाइट्रोजन करता है ये वी शेप क्लोरोसिस करता है। नाइट्रोजन से जो क्लोरोसिस होती है वो वी शेप की क्लोरोसिस आपको मिलेगी पत्तियों पर। यहाँ बोला पुरानी पत्तियों पर क्लोरोसिस का मेन न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो वो मैग्नीशियम ऑप्शन में है और नाइट्रोजन भी ऑप्शन में है और आयरन कुछ भी हो तो पहले मैग्नीशियम लगाना। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल की जो पोरफायरी रिंग होती है उसमें सेंट्रल एटम का काम करता है और क्लोरोफिल का जो फार्मूला होता है ना अपना CHONMG, उसमें आता है, क्या होता है यहाँ पर 5564 कुछ होता है ना, देख लेना 5564 कुछ होता है फार्मूला, तो उसमें ये आपको मिलेगा। ये क्या, रिंग के अंदर सेंटर एटम होता है, तो मेन जो रोल प्ले करेगा आपका मैग्नीशियम यहाँ पर। और यहाँ पर हमने इसी का आंसर लिया। बाकी कुछ नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन में वी शेप क्लोरोसिस यहाँ पर होती है, और आयरन भी होता है, जिंक भी होता है, इससे भी क्लोरोसिस होती है। आयरन से इंटरमीडिएट क्लोरोसिस होती है और ये क्लोरोफिल का सिंथेसाइज करने का काम करता है। ठीक, चलिए। हाँ, एक चीज़ और लिख लो यार बच्चा, कल बच्चे ने मेरे को 2-3 बच्चों ने मैसेज किया कि सर आपने उल्टा बोल दिया था, है ना। कई बार बच्चा हो जाता है मेरे से, आपके साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ। मैंने कुछ बताया था ना आपको, ETL और EIL, है ना। ETL मतलब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। मैंने बोला था इसको डैमेज बोलते नहीं, इसको इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल को बोलते हैं एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल बोलते हैं इसको। और जो इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इसी को बोलते हैं डैमेज, क्योंकि यहाँ तो डैमेज हो ही जाएगा। इसको डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल बोलते हैं, इसको सुधार लेना, है ना। ये क्वेश्चन नहीं था, बस मैंने बताया था आपको कि ETL क्या होता है और IEL क्या होता है, लिख लेना। ETL किसने दिया था? स्टर्नेटाल ने, जो भी है स्टर्नेटाल, देख लेना। EIL या इकोनॉमिक इंजरी लेवल या थ्रेशोल्ड लेवल, तो ये सुधार लेना, है ना। थ्रेशोल्ड लेवल को एक्शन बोलते हैं और जो एक इंजरी लेवल है उसको डैमेज बोलते हैं। ये कल बच्चे ने मेरे को मैसेज किया था कि सर आपने उल्टा बोल दिया, तो मैंने इसको सही करवा दिया आपको। ठीक है, चलो। जहाँ जहाँ मुझसे मिस्टेक हो रही है मैं अगले लेक्चर में उसको आपके साथ सुधारते जा रहा हूँ, है ना। कोशिश करता हूँ कि ना हो, पर क्या है ना कि सारी चीज़ें मैं कोई PPT फॉर्मेट में तो लेके नहीं आता हूँ कि कोई गलत हो, इसलिए मैं अभी कुछ PPT फॉर्मेट में लेके आता हूँ ताकि गलत होने के चांसेस ना के बराबर रहे। और जहाँ जहाँ मिस्टेक हुई है मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी सुधरवा दी है, और 1-2-3 जगह और है, तो जब वो आएगा ना क्वेश्चन, वहाँ पर मैं सुधरवा दूँगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। अब वही बात है, फ्रूट को पकाने वाला हार्मोन मैंने बताया था क्या होता है। एक तो कैल्शियम कार्बाइड होता है जो बैन कर दिया गया है, और दूसरा कौन है अपना इथिलीन। 2 में मिलता है आपको, ये गैसियस फार्मा में भी मिलता है और लिक्विड में भी मिलता है ना। गैसियस में इथोफोन, लिक्विड में इथ्रिल। ठीक, चलिए। आर्टिफिशियल पकाने के लिए एसिटिलीन गैस यूज़ करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन। ये आ गया, ऑक्सीजन का प्रिकर्सर क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो मैंने आपको सारे प्रिकर्सर बता दिए थे पिछले क्वेश्चन में। इसका ट्रिप्टोफेन होता है, ठीक। बाकी हिस्टीन, अर्जिनिन और ग्लूटानिन, ये क्या है, ये असेंशियल एमिनो एसिड है। ठीक है। हिस्टीन और अर्जिनिन ये ना असेंशियल एमिनो एसिड है। तो ट्रिप्टोफेन जो है वो ऑक्सीजन का प्रिकर्सर है। ठीक। जिब्रेलिन का क्या है, कुरियन है। साइटोकाइनिन का क्या है, प्यूरिन या एडेनिन या एडेनोसिन बोल सकते हो आप। ठीक। एब्सिसिक एसिड का मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वियलोजेंथिन करके है कुछ। ठीक, यही होगा शायद, वियलोजेंथिन करके, है ना। देख लेना एक बार, ये ऑक्सीजन उसका एब्सिसिक एसिड का प्रिकर्सर। विच पार्ट ऑफ रूट एब्जॉर्ब वाटर इन मिनरल। मतलब जो है रूट का कौन सा पार्ट जो है पानी और मिनरल खनिज को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। मैंने पहले बताया कि रूट हेयर जो है वो एब्जॉर्ब करता है सबसे पहले, है ना। ये अगर प्लांट होता है तो उसमें ये रूट्स के हेयर्स होते हैं, ये जोन ऑफ इलोंगेशन होता है ना। रूट के हेयर होते हैं, ये सबसे पहले क्या करते हैं, रूट हेयर, ये पानी को ऑब्जर्व करते हैं। और पहली प्रोसेस क्या होती है, इम्बिबिशन, है ना। क्योंकि सबसे पहली प्रोसेस जो होती है वाटर एब्जॉर्प्शन की क्या होती है, इम्बिबिशन होती है। ठीक है, चलिए। मैंने आपको डायग्राम के साथ बताया भी था कि पहले पानी कहाँ जाएगा, इस तरीके से डायग्राम बना के बताया भी था। रूट हेयर से एपिडर्मिस में आएगा, फिर कॉर्टेक्स में आएगा, कॉर्टेक्स से इंडोडर्मिस में आएगा, फिर जाइलम में चला जाएगा। इस तरीके से पूरा बताया था। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसाइज ऑफ क्लोरोफिल। अब वही बोला मैंने, अभी बता चुका हूँ आपको कि क्लोरोफिल का सिंथेसाइज कौन सा करता है। तो क्लोरोफिल का सिंथेसाइज अभी पहले बताया मैंने कौन करता है, आयरन करता है। ठीक है। आयरन क्या करता है, क्लोरोफिल को सिंथेसाइज करने का काम करता है, बनाने का काम करता है क्लोरोफिल को। ये अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया। ठीक है, चलिए। बाकी नाइट्रोजन का आपको पता है वी शेप क्लोरोसिस होती है। स्टारवेशन डिजीज हो जाती है इसकी कमी से। ठीक, स्टारवेशन डिजीज होती है। कैल्शियम आपको पता है ब्लॉसम इन रॉट टोमेटो में, इसकी कमी से होता है। फिर आपका आ जाएगा बीटर टिप एप्पल में, कैल्शियम की कमी से होती है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस की बात करो तो इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। एटीपी में ये हेल्प करता है, ठीक, एटीपी में हेल्प करता है, एनर्जी करेंसी भी इसको बोला जाता है। और ये जो है रूट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट के लिए फास्फोरस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक रिड्यूस सॉइल इरोजन। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यार यहाँ पे, ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसको छोड़ देना, ये वहीं का क्वेश्चन आ गया वापस से, छोड़ देना। नेक्स्ट पे आओ। इन प्लांट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है बच्चा? प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस क्या होता है आपको पता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ना। बाकी ऑप्शन दिख नहीं रहा आपको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सेल वाल है, सेल वाल के अंदर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से आपस में जुड़े रहते हैं। इसके ऊपर क्या होता है? दो तरीके होते हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी सतह पर क्या होते हैं? राइबोसोम जुड़े होते हैं, तो इसलिए रफ बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं? राइबोसोम जो जुड़े हुए रहते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करते हैं, है ना। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री होती है। तो जो रफ वाले हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करेंगे। गोल्गी बॉडी क्या होती है? प्लांट के अंदर गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोला जाता है। और ये क्या करते हैं? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और जो भी सेल वाल को बनाने वाले मटेरियल है उनका निर्माण करने का काम करता है, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। और जो रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन की प्रोसेस है बच्चा, या जनरली अगर आपको पूछे जाए, अगर ऑप्शन इस तरीके से हो तो हमको पता है कि मेजर जो होता है माइटोकॉन्ड्रियम होता है, माइटोकॉन्ड्रियम होता है, ठीक। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा इसमें और कहाँ होता है? साइटोप्लाज्मा भी होता है। किसमें होता है? साइटोप्लाज्मा में भी होता है, ग्लाइकोलाइसिस वाले प्रोसेस। और एक होता है इसका सबस्ट्रेट लेवल ऑफ, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के बिना अगर एटीपी बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के बिना एटीपी बन रहा है, एटीपी, तो वो उसको सबस्ट्रेट फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है और साइटोप्लाज्मा के अंदर भी होता है, ठीक है, ये याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी और साइटोप्लाज्मा के अंदर भी होता है, ठीक। चलिए, दोनों में होता है। ग्रोथ रेगुलेटर यूज्ड इन हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन शायद रिजेक्ट हुआ होगा, जो भी होगा, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन जो मिसिंग था, एक आध ऑप्शन इसमें मिसिंग थे। तो मैंने इसको थोड़ा सा सर्च किया कि ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में कौन कौन सा यूज़ होता है। तो मैंने पाया कि वहाँ पर ऑक्सीजन में एनेथलिक एसिटिक एसिड यूज़ होता है, प्लस जिब्रेलिन भी यूज़ होता है। शायद ये क्वेश्चन कैंसिल होगा, क्योंकि दूसरा उसमें शायद इसमें जिब्रेलिन ही था। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा आपका नेप्थलिक एसिड बनेगा। इन दोनों का यूज़ होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर। नेप्थलिक एसिटिक एसिड मतलब ऑक्सीजन का यूज़ होता है, जिब्रेलिन का यूज़ होता है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमारा पकड़ में आ रहा है। मैंने थोड़े से ऑप्शन इसके चेंज किए थे, ठीक। क्रॉप लॉजिंग, देखो क्रॉप लॉजिंग का कॉन्सेप्ट होता है न्यूट्रिएंट असेसमेंट से, न्यूट्रिएंट असेसमेंट से। न्यूट्रिएंट असेसमेंट का मतलब होता है कि प्लांट को कितनी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, कितनी नहीं है, पूरा एनालिसिस करना क्रॉप लॉजिंग कहलाता है। और ये सबसे पहले CL क्लेमेंट ने किया था, किसमें? शुगर केन में ये किया था। और कहाँ पर किया था? हवाई में। कहाँ पर किया था? हवाई में, ठीक है। ये याद रखना कि जो न्यूट्रिएंट असेसमेंट क्रॉप लॉजिंग का काम है, मतलब न्यूट्रिएंट एनालिसिस का काम किया था किस क्रॉप में? शुगर केन के अंदर। किसने किया था? CH होगा शायद, देख लेना, पर क्लेमेंट याद रखना, क्लेमेंट ने किया था शुगर केन के अंदर। कहाँ पर? हवाई में, ठीक है। हवाई नामक जगह है, वहाँ पर शुगर केन के अंदर इन्होंने न्यूट्रिएंट एनालिसिस का काम किया था। तो यहाँ पर एक ही दिख रहा, प्लांट एनालिसिस असेसमेंट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए उस पर्टिकुलर क्रॉप को कितने न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, ये एनालिसिस करना क्रॉप लॉगिंग कहलाता है, क्रॉप लॉगिंग कहलाता है। और ये किसने किया था? क्लेमेंट ने किया था शुगर केन के अंदर। कहाँ किया था? हवाई में, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिडन हंगर क्या होता है? हिडन हंगर का मतलब होता है बच्चा, मतलब हिडन मतलब छुपना, हंगर मतलब भूख। तो इसका मतलब ये है कि कोई प्लांट अपनी डिफिशियंसी के सिम्टम्स दिखाए बिना, है ना, वही है न्यूट्रिएंट जो है अपनी डिफिशियंसी के सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है, पर उसकी कमी हो चुकी है, ठीक। भाई आप कोई बात है, आप कोई बात है, आप आके खड़े हो, कोई बात है आपके चेहरे से लग रहा है कि यार कुछ छुपा रहा है लेकिन बता नहीं रहे हो, तो उसको बोलते हैं हिडन हंगर। ऐसा बोल सकते हैं आप कि प्लांट के अंदर किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, लेकिन वो प्लांट वो न्यूट्रिएंट जो है अपनी डिफिशियंसी सिम्टम शो नहीं कर रहा है। देखो ऐसा एक न्यूट्रिएंट होता है पोटेशियम, पोटेशियम के अंदर जो है ये हिंगर जो है हिडन हंगर पाया जाता है। हिडन हंगर जो है किसके अंदर? पोटेशियम के अंदर पाया जाता है। तो इसकी जो डिफिशियंसी हो जाती है ना बच्चा, इसकी जो डिफिशियंसी हो जाती है ना, ये शो नहीं करता, पोटेशियम जो अपनी डिफिशियंसी सिम्टम शो नहीं करता। तो न्यूट्रिएंट इज नॉट डिफिशियंट, द न्यूट्रिएंट इज नॉट डिफिशियंट बट अपरेंटली सीम टू बी डिफिशियंट। मतलब क्या है? पोषक तत्व की कमी नहीं है लेकिन स्पष्ट तौर पर कमी प्रतीत हो रही है। सीवियर यील्ड रिडक्शन, यहाँ देखो ये वाला ऑप्शन तो नहीं, ये देखो सीवियर यील्ड रिडक्शन, यील्ड जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है,
विदाउट अपीयरिंग द डिफिशियंसी सिम्टम्स, मतलब कि वो प्लांट कोई भी डिफिशियंसी शो नहीं कर रहा है, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं दिखा रहा है, लेकिन जो है उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। हिडन हंगर का मतलब यही है कि जो यील्ड है हमारी, उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, लेकिन प्लांट जो है वो शो नहीं कर रहा है कि किस तत्व की कमी है। तो पोटेशियम जो इस प्रकार का तत्व है, ये हिडन हंगर जो है शो करता है, मतलब अपने सिम्टम्स दिखाता नहीं है, लेकिन इसकी कमी अगर मान लो हो गई तो यील्ड रिडक्शन जरूर हो जाएगा। तो इसका आंसर यही होगा कि कमी के लक्षण की उपस्थिति के बिना, कमी के लक्षण उपस्थिति के बिना उपज में काफ़ी कमी हो सकती है, मतलब कि लक्षण नहीं दिखाई देंगे और उपज में कमी हो जाएगी, इसको बोलते हैं हिडन हंगर। ठीक। कार्बन रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट इज मेड बाय द एब्जॉर्बिंग, कार्बन की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होगी प्लांट की? पौधे में कार्बन की आवश्यकता को अवशोषित करके पूरी होती है। अब भैया कार्बन कहाँ से लेगा प्लांट? 45% शायद इसको रिक्वायर्ड होती है कार्बन। तो ये कार्बन प्लांट कहाँ से लेगा भैया? तो ये लेगा CO2 से, और CO2 कहाँ मिलेगी? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है कितनी? 0.03% है ना, 0.03% है। तो 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है वहाँ से लेगा प्लांट। तो आंसर क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम करेगा प्लांट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच हार्मोन इज मोस्ट इफेक्टिव इन हलिंग ऑफ वॉलनट? भैया हलिंग ऑफ वॉलनट का मतलब क्या है? हलिंग का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हल, ऐसा हम बोल सकते हैं, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हल। हल को निकालने की जो प्रोसेस है वो हलिंग कहलाती है। ठीक है, हल को निकालने की मतलब छिलका निकालने की प्रक्रिया हलिंग कहलाती है। और वॉलनट में जब हम छिलका निकालेंगे तो ये कौन सा हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है जो बहुत ही बढ़िया काम करता है इस हलिंग के लिए? मतलब अगर मान लो हम उस वॉलनट की क्रॉप में, जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाए या जो हो जाए, अगर हम उसमें वो हार्मोन अगर छिड़क दें तो उसमें ये हलिंग प्रोसेस हो जाती है ना, रिमूवल ऑफ हल। हल को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको हलिंग कहते हैं। और हलिंग के लिए, वॉलनट में हलिंग के लिए सबसे बढ़िया कौन सा हार्मोन काम करेगा? तो बच्चा वो करता है इथोफोन, मतलब जो पकाने वाला हार्मोन है वो वॉलनट की हलिंग में रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब इसका छिड़काव करोगे आप तो ये हलिंग प्रोसेस जो हो जाएगी वॉलनट के अंदर। ठीक है, चलिए ये जो काइनेटिन है ना, ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल हार्मोन है किसका? साइटोकाइनिन का, याद रखना, साइटोकाइनिन का ये आर्टिफिशियल हार्मोन है काइनेटिन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन प्ले ए प्राइमरी रोल इन अलाउइंग K+ to pass rapidly out of guard cell causing the stomata to close response to the drought? क्लोज की बात हो रही है, स्टोमेटा क्लोज करने के लिए जो पोटेशियम है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके साथ कौन सा हार्मोन, कौन सा प्लांट हार्मोन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोटेशियम्स के पास गार्ड सेल को, स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए? मतलब निम्न में से कौन सा प्लांट हार्मोन पोटेशियम को गार्ड सेल कोशिकाओं में तेजी से बाहर निकालने की अनुमति देने में प्राथमिक भूमिका निभाता है, जिसे सूखे की स्थिति में रन बंद हो जाए? तो बच्चा मैंने बताया था, एक तो होता है पेप एंजाइम। पेप एंजाइम क्या करता है? ये K+ को H+ से रिप्लेस करता है, जिससे क्या बनता है? मेलेट बनता है ना, मेलेट बनता है और स्टोमेटा ओपन होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? ओपन होते हैं। ठीक है, ये पोटेशियम के कारण। लेकिन मान लो एब्सिसिक एसिड अम्ल आ गया तो ये क्या करेगा? एक्सचेंज नहीं होगा, K+ H+ में एक्सचेंज नहीं होता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? क्लोज होता है। किस हार्मोन की वजह से? एब्सिसिक एसिड की वजह से। तो यहाँ पर एब्सिसिक एसिड ऑप्शन में है, बी वाला। तो एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोमेटा को क्लोज करने में, सीधी सी बात। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, कुछ करेक्शन है उसको देख लेना। क्या है करेक्शन? लिखवा देता हूँ। करेक्शन है बच्चा, मैंने जब क्रॉप फिजियोलॉजी आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि किडनी शेप स्टोमेटा होते हैं ना, किडनी शेप, और एक होता है डम्बेल शेप, डम्बल शेप स्टोमेटा होते हैं। तो मैंने इसको शायद मोनोकोट लिखवा दिया था, जबकि कोडनीकोट जो होता है वो डाइकोट में होता है। डाइकोट जो प्लांट होते हैं उनमें होता है किडनी शेप, और जो मोनोकोट होते हैं उनमें होता है डम्बल शेप। तो इसको सुधार लेना है ना, अगर किसी ने नोट्स बनाए हैं तो सुधार लेना। नोट्स में सही है, वीडियो लेक्चर का करेक्शन है। ठीक है, वीडियो का करेक्शन है, नोट्स में सही है, नोट्स में कोई करेक्शन नहीं है। तो पढ़ाते समय मैंने उल्टा कर दिया, इसका मोनोकोट और इसका डम्बल कर दिया। तो किडनी जो है, अब सीधी सी बात है, किडनी शेप 2 आपको दिखेगा तो वो डाइकोट में रहेगा, और डम्बल जो है वो मोनोकोट में रहेगा। तो इसको सुधार लेना, जहाँ भी आपने अगर नोट्स में लिखा है वीडियो के थ्रू और नोट्स से पढ़ रहे हो तो नोट्स में सही है, नोट्स में कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 जगह और करेक्शन है जेनेटिक्स के अंदर, वो भी मैं करा दूँगा। ठीक है, वो भी मैं करा दूँगा जब अपने मैं मैराथन करेंगे ना जेनेटिक्स वाली, तो उसमें करा दूँगा।
चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इंक्रीज एज ए प्लांट रिस्पॉन्स अंडर फ्लडिंग कंडीशन। अब जैसे फ्लडिंग कंडीशन में प्लांट अगर अपना ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, मान लो ये पानी भरा हुआ है ना, अगर मान लो पानी भरा हुआ है, ये सबमर्ज कंडीशन है, ठीक है, ये सबमर्ज कंडीशन है, सॉइल के अंदर सबमर्ज कंडीशन है। इसमें अगर प्लांट अपना ग्रो करेगा, ठीक है, प्लांट अगर अपना ग्रो करता है सबमर्ज कंडीशन में, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये पूछा गया है। देखो इसमें क्या होता है, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो सबमर्ज प्लांट होते हैं उसमें एरेनकाइमा टिश्यू होते हैं। और यहाँ पर होती है एडवेंटिजियस रूट। ये एडवेंटिजियस रूट का क्या काम करती है, ये गैसेस एक्सचेंज का काम करती है, गैसेस एक्सचेंज का काम करती है। कौन सी एडवेंटिजियस रूट, मतलब ये यहाँ पर जो गैसों का विनिमय है, जो इनका रेगुलेशन है, ये काम करती है एडवेंटिजियस रूट्स, जो सबमर्ज रूट्स होती है। ये एरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं, यहाँ से ये ऑक्सीजन को ले पाते हैं। एरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं प्लांट पे, वो ऑक्सीजन को लेते हैं और अपनी रूट्स तक पहुँचाते हैं और वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इसके लिए जो फ्लडिंग कंडीशन में जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है ना बच्चा, वो होता है इथिलीन। इथिलीन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि फ्लड कंडीशन में भी प्लांट अपनी आराम से ग्रोथ कर सकता है। ठीक, चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब देखो इसका क्वेश्चन मुझे व्यापम के अकॉर्डिंग गलत लगता है। व्यापम ने इसका आंसर लिया है पंप, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर आना चाहिए कैरियर प्रोटीन। क्या आना चाहिए, कैरियर प्रोटीन आना चाहिए। व्यापम ने इसका आंसर लिया ये पंप। अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेलिंग करवाता हूँ इसकी, उससे आप खुद आंसर जज कर पाएंगे। ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। एक्टिव और पैसिव वाला मैंने पढ़ाया था आपको, यहाँ और डिटेल में मैं थोड़ा सा और करवा रहा हूँ। ठीक, इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, लगभग 4% लिखा ही है, सेलुलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पैसिव वाले में 96% जो है एब्जॉर्प्शन जो होता है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है लोअर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन जो है सर्कुलर होता है, मतलब जो मूवमेंट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो लोअर से लेके हायर तक जाता है, और इसमें हायर से लेके लोअर की तरफ मूवमेंट होता है। ठीक, इसमें जो आल मॉलिक्यूल, जैसे इसमें प्रोटीन हो गया, लार्ज सेल हो गई, कॉम्प्लेक्स शुगर हो गए, आयन, सारे जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पर जो होता है ऑक्सीजन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, लिपिड और सेक्स हार्मोन, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैसिव में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो है वेरियर मॉलिक्यूल इन द सेल, ये छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है डायनामिक होता है, मतलब कि अलग अलग चीज़ें चेंजेस होते रहते हैं। यहाँ पर जो ये फिजिकल प्रोसेस है, पैसिव जो है फिजिकल प्रोसेस है। ये हाईली सिलेक्टिव होता है, ये पार्शियली नॉन सिलेक्टिव होता है। और चीज़ें समझना, इसके आप क्लियरली समझ जाओगे। ये रैपिड प्रोसेस है, बहुत फास्ट होती है क्योंकि एनर्जी के थ्रू हो रही है, और ये जो है कंप्लीमेंट्री स्लो प्रोसेस है कंपेरेटिवली। ठीक, ये केवल एक डायरेक्शन में होती है एक्टिव, ये दोनों डायरेक्शन में होती है पैसिव। ठीक है, इसमें देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन आर रिक्वायर्ड। क्या चाहिए, कैरियर प्रोटीन चाहिए। और पैसिव ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, पैसिव के लिए कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए। क्वेश्चंस क्या पूछा है बच्चा, यहाँ पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर शोइंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। निम्न में से कौन सी झिल्ली जो है ट्रांसपोर्टर में, कौन सा जो झिल्ली है जो सक्रिय ट्रांसपोर्टर का काम करती है। तो यहाँ पर जो मैं आपको नोट्स में दिखाया वो क्या बता रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्टर के लिए कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और पैसिव के लिए नहीं होती है। अब वो पंप वाला ऑप्शन क्यों आता है, पंप वाला देखो यहाँ पर कई सारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस और सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप की ज़रूरत होती है। ठीक, तो यहाँ पर पंप जैसी चीज़ों का भी बात किया गया और पैसिव में ऑस्मोसिस डिफ्यूजन वगैरह की बात की गई। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है आंसर वो प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर बोल रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन आर्क, अलग अलग टाइप है उसके, ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसका टाइप है एक्टिव का। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है वो यहाँ पर होना चाहिए कैरियर प्रोटीन। व्यापम ने लिया है पंप्स। ठीक, चलिए, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लगाना चाहो। मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया कि कैरियर प्रोटीन क्यों है। वो जो सोर्स था वो भी सोर्स, ये जो आप बोलोगे सर ये आपने नोट्स कहाँ से लिए, तो ये नोट्स बच्चा ये भी ऑथेंटिक सोर्स है, ये बायजूस से मैंने लिए। ठीक है, बायजूस पे मैंने देखा इसको, है ना, IAS वाले नोट्स में, IAS वाले में, उसमें मैंने देखा कि भाई यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो एक्टिव जो होगा वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू होगा। ठीक है, कैरियर प्रोटीन की इसमें ज़रूरत पड़ती है, तो देख लेना इसमें क्या कर लगाना है आपको। कैस्पेरियन स्ट्रिप, देखो ये बहुत लेवल के क्वेश्चन है। कैस्पेरियन स्ट्रिप यहाँ पर पूछा है, ये भी लेवल का क्वेश्चन है। कैस्पेरियन स्ट्रिप होता क्या है, प्लस समझो क्या होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप फ्रॉम ए बैरियर टू द एपोप्लास्टिक फ्लक्स। मैंने एपोप्लास्टिक पढ़ाया था आपको, सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक।
forcing ion to pass through the selective permeable plasma membrane into the cytoplasm rather than moving along the cell wall। देखो कैस्पियन स्ट्रिप एपोप्लास्टिक फ्लक्स के लिए अवरोध का निर्माण करती है, ठीक है। परमिएबल प्लाज्मा क्या करती है? अवरोध का निर्माण करती है, जो आयनों को कोशिका दीवार के साथ जाने की बजाय सिलेक्टिव परमिएबल प्लाज्मा झिल्ली से होकर साइटोप्लाज्म में जाने को मजबूर कर देती है। मतलब कि क्या काम करता है कैस्पियन स्ट्रिप, देख रहे हो ना, ये वाली जो आपको पर्पल कलर की स्ट्रिप दिख रही है, ये है कैस्पियन स्ट्रिप, ये आ रही है यहाँ से घूम के आ रही है, ये कैस्पियन स्ट्रिप होती है। तो ये जो एपोप्लास्ट पाथवे होता है, ठीक, ये क्या काम कर रही है? एक पाथ बना रही है, एक अवरोध बना रही है। ये झिल्ली यहाँ देखो, यहाँ अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है, फिर अंदर बाहर आ रही है, ये एक अवरोध बना रही है। ये आयनों को कोशिका दीवार के साथ, अब जो आयन आ रहे हैं यहाँ से एपोप्लास्टिक से जो भी आयन आ रहे हैं, ये कोशिका दीवार के साथ जाने की बजाय इनको कहाँ पहुँचा रही है? सिलेक्टिव परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली से होकर साइटोप्लाज्म में भेज रही है, ठीक है। एक झिल्ली है यहाँ पर, उस झिल्ली से होकर ये साइटोप्लाज्म में भेज रही है। कोशिका की दीवार के अंदर जो सिलेक्टिव परमिएबल झिल्ली है उसके थ्रू यहाँ पर भेज रही है। तो इसको क्या बोला जाएगा? मतलब ये क्या काम करेगा? तो भैया ये वाटर्स और जो मॉलिक्यूल्स है इनको प्रिवेंट करने का काम करेगा। मतलब जो कैप्सियन स्ट्रिप कहाँ प्रेजेंट होती है? एंडोडर्मिस में, ठीक है। कहाँ पर होती है? एंडोडर्मिस में, जो वाटर और आयन मूवमेंट को रोकती है, जो वाटर और आयन का मूवमेंट है उसको रोकने का काम करती है। यहाँ पे भी देखोगे तो ये कैस्पियन स्ट्रिप आपको यहाँ दिखेगी एंडोडर्मिस के बीच में। कहाँ प्रेजेंट होती है? ये आपका एंडोडर्मिस है, ये देखो, ये आपका एंडोडर्मिस, इसके बीच में आपकी ये कैप्सियन स्ट्रिप है। तो जो वाटर और जो आयन का मूवमेंट होता है उसको रोकने का काम करती है, क्योंकि ये बैरियर बन गया यहाँ पर, एंडोडर्मिस में प्रेजेंट है, और जो वाटर और इनका मूवमेंट है इनको रोकने का काम करती है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर ये सीधे नहीं आएंगे, जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो भी आयन्स आएंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स आएंगे अंदर, वो सीधे ना होकर एक किसके आएंगे? परमिएबल झिल्ली होगी, जो प्लाज्मा झिल्ली, उससे होकर आएंगे। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये रोक दिया इसने, तो ये यहाँ से ना सीधे ना आकर ये परमिएबल प्लाज्मा झिल्ली से होकर ये आयन जो है पूरा इसमें मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसका काम क्या है? साइटोप्लाज्म में ये सीधे नहीं जाएगा, ये जो कैप्सियन स्ट्रिप ये कहाँ पर होती है? एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती है, और वाटर और आयन के मूवमेंट्स को ये रोकने का काम करती है। क्यों? क्योंकि ये एक झिल्ली बना देती है, इसमें डायरेक्ट अब यहाँ से मूवमेंट नहीं होगा। आपको साइटोप्लाज्म में पहुंचना है तो आपको प्लाज्मा झिल्ली से होकर जाना पड़ेगा, और प्लाज्मा झिल्ली से होकर जाएगा तो ये मूवमेंट जो है कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के आंसर क्या है? प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस टू प्रिवेंट वाटर एंड आयन मॉलिक्यूल्स। तो ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही आउट ऑफ आप बोल सकते हो, ये नीट का क्वेश्चन आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। इसको नीट का क्वेश्चन बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है ना अपनी, ये पहले नीट का एग्जाम करवाती थी, जेई का एग्जाम करवाती थी, ठीक है। एजुकेटी जो बोलो या साई एजुकेटी जो भी है, ठीक। द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी एक्सप्लेन द एसेंट ऑफ शेप। एसेंट ऑफ शेप क्या होता है? पानी का पौधों के ऊपर चढ़ना, ठीक है। पानी का ऊपर की तरफ मूवमेंट होना, उसको बोलते हैं एसेंट ऑफ शेप। मतलब प्लांट के अंदर पानी का ऊपर की तरफ जाना। तो इसकी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी किसने दी है? तो आपको पता है डिक्सन एंड जोली ने सबसे बढ़िया थ्योरी दी है। कब? 1894 में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी, ठीक है। ये लिखा है ट्रांसपिरेशन कोहेजन टेंशन मैकेनिज्म, ट्रांसपिरेशन कोहेजन टेंशन मैकेनिज्म या ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है। किसने दी? डिक्सन एंड जोली ने दी, ठीक है। जेसी बॉस की बात करो तो इन्होंने वाइटल थ्योरी के अंदर आता है, जेसी बॉस गोल्डस की दोनों, है ना। इन्हें क्लिम्बरिंग थ्योरी दी, इन्होंने पल्सेशन थ्योरी दी, और स्ट्रासबर्गर जो है अपना, ये तो क्रोमोसोम के अंदर आ जाएंगे। डार्विन फोटोट्रोपिज्म एक्सपेरिमेंट एंड वेंट कोलियोप्टाइल टिप्स एक्सपेरिमेंट आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। अब देखो यहाँ पर क्या बात कर रहा है वो? डार्विन फोटोट्रोपिज्म की बात कर रहा है। डार्विन फोटोट्रोपिज्म का मतलब बच्चा है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो हमारा ऑक्सीजन जो है ये कहाँ पर होता है? टिप पर होता है। ये कहाँ पर होता है? ऑक्सीजन का सिंथेसाइज कहाँ होता है? बिल्कुल एपिकल पर होता है। तो ये बच्चा क्या शो करता है? ये शो करता है फोटोट्रोपिज्म। याद रखना, ऑक्सीजन जो है फोटोट्रोपिज्म शो करता है। क्या शो करता है? फोटोट्रोपिज्म शो करता है। फोटोट्रोपिज्म मतलब अगर मान लो ये अभी ऊपर दिख रहा है, मतलब सन कहाँ होगा? यहाँ पर, ये सन यहाँ होगा, तो ये ऊपर की तरफ। जैसे सन इस तरफ जाएगा तो ये इसका मूवमेंट जो है इस तरफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कहाँ रहना चाहे? शेड में, छाँव में रहना, इसके शेड में रहना, प्लांट के फ्लावर के शेड में रहना चाहेगा, मतलब यहाँ पर सिंथेसाइज होगा। तो ये ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो फोटोट्रोपिज्म शो करता है प्लांट के अंदर, ठीक है। वेंट्स कोलियोप्टाइल नाम भी दे दिया यहाँ पर, वेंट्स
और वेंस ने क्या करा था, ऑक्सिन की बात की थी। तो सीधी सी बात है, ऑक्सिन जो हार्मोन है वो इस तरीके से फोटोट्रोपिस में शो करता है, क्योंकि वो एपिकल पे होता है। सीधी सी बात है, कहाँ होता है, सबसे ऊपर ऑक्सिन का सिंथेसिस कहाँ होता है, एपिकल शीर्ष में होता है। शीर्ष में होता है तो वो सन के साथ मूवमेंट करता है, इतना याद रखो। तो इसमें ऑक्सिन आ जाएगा। ट्रिपल रिस्पॉन्स पूछा जाए, ट्रिपल रिस्पॉन्स किस हार्मोन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो पहले तो आपको मिल जाएगा ये एथिलीन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ट्रिपल रिस्पॉन्स एथिलीन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स होता क्या है पूछो, देखो कितने अंदर से क्वेश्चंस निकाले इन्होंने आरयू की जब दोबारा एग्जाम हुई थी ना उसके अंदर। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है। ट्रिपल रिस्पॉन्स इथिलीन का कैरेक्टर है, क्या 3 रिस्पॉन्स ये करता है। पहली चीज़ तो देखो इसमें ये करेगा स्टॉर्म इलोंगेशन, पहला इनहिबिशन ऑफ स्टॉर्म इलोंगेशन, स्टॉर्म इलोंगेशन को रोकता है इनहिबिशन, ठीक है, स्टॉर्म इलोंगेशन को रोकेगा। लेटरल स्वेलिंग ऑफ स्टेम, स्टेम की जो पार्स स्वेलिंग है उसको बढ़ाएगा, पार्स सूजन है उसको बढ़ाने का काम करेगा। फिर सेंसिटिव ऑफ स्टेम्स ऑफ जो ग्रेविट्रोपिक स्टिमुलेशन, गुरुत्वाकर्षण के प्रति तनों की संवेदनशीलता को कम करेगा। तो जो ग्रेविटेशनल जो स्टिमुलेशन है, उत्तेजना है, उसको कम करने का काम करेगा। तो आंसर होगा सी, कि तना के दीर्घीकरण को रोकेगा, तना के पार्श्व सूजन को बढ़ाने का काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण के प्रति जो तने की संवेदनशीलता उसको कम करने का काम करेगा। ये 3 रिस्पॉन्स किसके, इथिलीन के हैं। काफ़ी अंदर का क्वेश्चन है, बस यही याद रख लेना। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा बता भी दूँ किस साइंटिस्ट ने दिया था ट्रिपल रिस्पॉन्स। ये दिया था चैडविक एंड बर्ग ने 1967 में, ठीक। इन्होंने प्रपोज किया था इथिलीन। इथिलीन जो है क्या काम करता है, इनहेबिट काम करता है इलोंगेशन ऑफ स्टेम, मतलब स्टेम के इलोंगेशन को रोकने का काम। ये नोड्स में स्वेलिंग कॉज करता है, मतलब कि नोड वही स्टेम की जो लेटरल बर्ड्स हैं उनको बढ़ाने का काम करता है। और फुलिफाइज न्यूलिफाइज जियोट्रोपिज्म, न्यूलिफाइड जियोट्रोपिज्म इज नोन एज ट्रिपल रिस्पॉन्स। न्यूलिफाइड जियोट्रोपिज्म का मतलब वही है गुरुत्वाकर्षण के प्रति तनों की संवेदनशीलता को कम करता है। तो ये भी आ सकता है। न्यूलिफाइड जियोट्रोपिज्म का मतलब ही क्या है, गुरुत्वाकर्षण, नीचे की तरफ मूवमेंट होना, है ना, नीचे की तरफ मूवमेंट होना। जैसे बरगद में जड़ें नीचे की तरफ आती है धरती की तरफ, उसको जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो न्यूलिफाइड जियोट्रोपिज्म ये 3 चीज़ें शो करता है, ठीक है। तो ये किसने दिया था, चैडविक एंड बर्ग ने 1967 में दिया था, ठीक, ये याद रखना। फोटोमार्फोजेनेसिस कैन बी डिफाइन एज, फोटोमार्फोजेनेसिस मतलब क्या, फोटोमार्फोसिस का जनरल मतलब यही हो गया ना। फोटोमार्फोजेनेसिस का मतलब है कि जो प्लांट, जो लाइट है, प्रकाश है, हमने पढ़ा ना फोटोपीरियडिज्म में, तो लाइट जो है प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है, सीधी सी बात, ठीक। अब ये ऑप्शन देखो, क्या प्रकाश द्वारा पौधे में प्रजनन क्रिया को नियंत्रित करता है, क्या फोटोमार्फोजेनेसिस ये प्रजनन रिप्रोडक्शन की क्रिया में रिस्पॉन्सिबल होता है, नहीं होता है। लाइट क्या काम करता है आपको पता है, लाइट जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम करती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये याद रखना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम करती है। सिर्फ लाइट प्रजनन क्रिया को नियंत्रित नहीं करता है, जर्मिनेशंस इवेंट्स में भी डिपेंड, लाइट पर डिपेंड नहीं करता, जर्मिनेशन लाइट पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अंकुरण तो सोइल के अंदर होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। रिलीज ऑफ प्लांट हार्मोन अंडर द कंट्रोल लाइट कंडीशन, नहीं, ये भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि लाइट की कंट्रोल कंडीशन में ही हार्मोन रिलीज होंगे। अब देखो, फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट इवेंट इन प्लांट कंट्रोल बाय लाइट, लाइट के कारण ही क्या होता है, इनमें जो डेवलपमेंट और जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो नियंत्रित होती है। मैंने अभी बताया आपको कि जो हाईवे होता है वहाँ पर जो है प्लांट आप देखोगे तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर 24 घंटा आपको लाइट मिलेगी, है ना, इसलिए वहाँ पर डे न्यूट्रल प्लांट लगाते हैं। तो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फ्लावर ही नहीं बन रहा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करती है, कि कौन नियंत्रित करता है, लाइट नियंत्रित करती है। अब देख सकते हो ये डेफिनेशन ही है, फोटोमार्फोजेनेसिस डेवलपमेंटल प्रोसेस है, नाम ही आ गया डेवलपमेंटल प्रोसेस है। फोटोमार्फोजेनेसिस क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है इन प्लांट विच इज इंसिडेंट लाइट डिटरमाइन ग्रोथ ऑफ द प्लांट, लाइट जो है निर्धारित करती है प्लांट की ग्रोथ को। ड्यूरिंग द प्रोसेस द पैटर्न ऑफ प्लांट ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाय द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट अवेलेबल टू द प्लांट एज एनर्जी। तो प्लांट की ग्रोथ का जो पैटर्न होगा, किस तरीके से होगा, ये डिपेंड करता है कि लाइट किस प्रकार से अवेलेबल हो रही है, ठीक है। फोटोपीरियडिज्म में यही बोला मैंने कि शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, ये लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है कि कितनी लाइट मिल रही है, जितनी लाइट मिलेगी उस हिसाब से प्लांट की ग्रोथ भी रिस्पॉन्सिबल होगी। अब यहाँ है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, मतलब सीड जर्मिनेशन में कौन सा हार्मोन जो है आपको यहाँ पर दिखेगा जो सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है। आपको पता है सीड जर्मिनेशन में काम करता है जिब्रेलिन, क्यों, क्योंकि ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है। क्या करेगा, डोरमेंसी को ब्रेक करता है सीड जर्मिनेशन, है ना, सीड को जर्मिनेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है अपना जिब्रेलिन, ठीक। चलिए, फोटोपीरियडिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, लॉन्ग डे प्लांट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, फ्रूट साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रूट साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक।
चलिए, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग प्रोसेस। राइपनिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि राइपनिंग प्रोसेस के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो हार्मोन कौन सा होता है वो तो हमको पता है, इथिलीन होता है, इथिलीन होता है ना। लेकिन इस प्रोसेस के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चा पॉलीगैलेक्टोरोनेज। ठीक है, पॉलीगैलेक्टोरोनेज ये रिस्पॉन्सिबल होता है राइपनिंग प्रोसेस के लिए। मतलब पकने की प्रक्रिया को कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है, मतलब इथिलीन पका तो है लेकिन उसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉलीगैलेक्टोरोनेज। ये लिखा है मैंने, पॉलीगैलेक्टोरोनेज पीजी इज मेजर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर पेक्टिन डिसेंबली इन राइपनिंग प्रोसेस। अब देखो ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम कर क्या रहा है, ये एंजाइम क्या कर रहा है, ये पेक्टिन होता है ना, पेक्टिन क्या होता है, ये हार्ड करता है पौधों को। ठीक है, ये क्या होता है, हार्ड करने का काम करता है। तो इसको ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम इसको क्या कर देता है, डिजोल्व कर देता है, पेक्टिन को डिजोल्व कर देता है। अब जब पेक्टिन डिजोल्व होगा तो क्या होगा, मतलब जब पेक्टिन होता है तो जो फ्रूट होता है ना वो काफ़ी हार्ड होता है, पेक्टिन के कारण जो फ्रूट होता है वो हार्ड होता है। तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये इस पेक्टिन को डिजोल्व कर देगा, या इस पेक्टिन को क्या कर देगा, आप करोगे ये डिसेंबल कर देगा, मतलब ये जो एकदम टाइट है ना इसको बिखेर देगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो फ्रूट है वहाँ पे इथिलीन काम करना शुरू करेगा, मतलब वो राइपनिंग होना शुरू हो जाएगी। तो पीजी मतलब पॉलीगैलेक्टोरोनेज हार्मोन ये एंजाइम है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है राइपनिंग प्रोसेस में। क्यों, क्योंकि ये पेक्टिन को क्या कर देता है, डिजोल्व कर देता है, या पेक्टिन को घोल देता है, या पेक्टिन को दूर कर देता है, ऐसा समझ लीजिए आप। रेड एंड फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग ब्लूइश फोटोरिसेप्टर विच इज प्रेजेंट इन द साइटोसोल ऑफ प्लांट। रक्त या सुदर अवरक्त प्रकाश को, ठीक, लाल या रक्त, रेड की जगह रक्त लिखा हुआ इन्होंने, को अवशोषित करने वाला नीला प्रकाशग्राही जो पौधों को प्रकाश कोशिका द्रव्य में मौजूद होता है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, जब भी कलर की बात होती है तो यहाँ पर बात आती है क्रोम, है ना, क्रोम मतलब होता है कलर। अब यहाँ पर दो जो है ये तो ग्रीन है, ये तो लाल कलर की बात होगी नहीं, ये तो आंसर आएगा नहीं, क्लोरोफिल। कैरोटिनॉइड भी नहीं आएगा, कैरोटिनॉइड जो है ये पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल करता है येलो कलर्स, हाँ कलर हो सकता है कैरोटिनॉइड येलो और जेंथिल के लिए, पर ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्रिप्टोक्रोम और फाइटोक्रोम दो में से आंसर होगा, क्रिप्टोक्रोम और फाइटोक्रोम। तो यहाँ पर प्लांट की बात आ रही तो आपका आंसर तो आएगा फाइटोक्रोम, लेकिन क्यों आएगा आंसर ये देख लो। क्रिप्टोक्रोम क्या होता है ये समझ लो, ये फोटोसेंसरी रिसेप्टर है डेट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट। ये क्या है, फोटोसेंसरी। अभी हमने पढ़ा ना क्या पढ़ा था हमने, फोटोमार्फोजेनेसिस। फोटोमार्फोजेनेसिस भी क्या काम कर रहा था, वो यही काम कर रहा था, लाइट की वजह से प्लांट का जो है डेवलपमेंट हो रहा था, है ना, लाइट की वजह से। तो ये फोटोसेंसरी रिसेप्टर है, मतलब कि ये एनर्जी को रिसीव करने का काम करता है। तो ये क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ करवाने का काम करता है। ठीक है, सर्काडियन क्लॉक इन प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ये काम करता है क्या, क्रिप्टोक्रोम। फाइटोक्रोम क्या होता है, इज आर फैमिली इन प्लांट फोटो रिसेप्टर डेट मेडिएट फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट रिस्पॉन्स टू चेंज द रेड एंड फार रेड लाइट कंडीशन। तो ये जो है रेड और फार रेड लाइट कंडीशंस में जो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट है प्लांट के लिए, फोटो रिसेप्टर का काम कौन करता है, फाइटोक्रोम करता है। तो ये दोनों डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आप क्रिप्टोक्रोम पूछा जाए तो भी आपसे बन जाएगा, और जो फाइटोक्रोम पूछा जाए तो भी आपसे बन जाएगा, दोनों की बात यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, ये आपके इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइटोक्रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल डिस्क्राइब ट्रांसलोकेशन थ्रू द फ्लोएम। फ्लोएम के ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा जो है मॉडल रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसको बोलते हैं प्रेशर फ्लो रिस्पॉन्सिबल। ये भी क्वेश्चन काफ़ी लेवल का है, ये आप नीट का क्वेश्चन इसको बोलते, नीट का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर से निकाला है फ्लोएम के बारे में, इतना डीप के प्रेशर फ्लो मॉडल जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम। अब फ्लोएम क्या काम करता है बच्चा, फ्लोएम जो है क्या काम करता है, फ्लोएम काम करता है फूड को ट्रांसलोकेट करता है, कहाँ पर, प्लांट के अंदर। ठीक है, प्लांट की सभी जगह प्लांट को फ्रूट पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। तो ये किस मॉडल पर काम करता है, तो प्रेशर फ्लो मॉडल पर काम करता है, इतना याद रखना है इसके अंदर। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज्ड इन फ्रूट थिनिंग। फ्रूट थिनिंग बता चुका हूँ कौन फ्रूट थिनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, इसको प्लानोफिक्स के नाम से मार्केट में मिलता है, ये फ्रूट थिनिंग का काम करता है। ठीक है, फिर विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज ट्रांसपोर्टेड इन पोलर मैनर। देखो सीधी सी बात है, इसमें आता है पोलर ऑक्सीन। पोलर ऑक्सीन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है पोलर मैनर के लिए। ठीक, याद रखना, ध्रुवीय तरीके से पौधों में हार्मोन, कौन सा हार्मोन है जो ध्रुवीय तरीके से वाहक प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, देखो यहाँ पे बात आ गई ना, कैरियर प्रोटीन।
द्वारा संचारित होता है, कैरियर प्रोटीन द्वारा संचारित होता है। तो जो एक नाम ही आता है इसका पोलर ऑक्सिन के नाम से, तो यहाँ पर ये किसका है, ये आ जाएगा आपका ऑक्सिन का है, ठीक है। ये किसका आ जाएगा, ऑक्सिन का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पोलर ऑक्सिन के नाम से ही मार्केट में मिलता है, ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज ट्रांसपोर्टेड इन द पोलर मैनर, तो पोलर ऑक्सिन ही होता है जो पोलर मैनर शो करेगा। कैरियर प्रोटीन, इसके लिए कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। क्लोरोसिस इन प्लांट इज कोज ड्यू टू, अब क्लोरोसिस किसकी वजह से होगा, फिर यहाँ बात आ गई, हमने पढ़ा था मैग्नीशियम की वजह से होता है और जिंक की वजह से होता है। दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, मैग्नीशियम और जिंक दोनों की वजह से क्लोरोसिस होती है, ठीक। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल किसने दिया, ये भी बता चुका हूँ मैं, आर्नन एंड स्टाउट ने दिया था 1939 में, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक। द इफेक्ट ऑफ काइनेटिन डिलेइंग ऑफ सनेशन, मतलब यहाँ पे साइटोकाइनिन की बात हो रही है ना। साइटोकाइनिन का जो है आर्टिफिशियल कौन सा है, काइनेटिन है। ये क्या करता है, डिले करता है डिलेइंग ऑफ सनेशन, मतलब बुढ़ापा को दूर कर देता है। मैंने पढ़ाया था बुढ़ापे को दूर करता है कौन सा, साइटोकाइनिन। जो पित्तिया पीढ़ी पड़ने वाली होती है ना, उसको ये ग्रीन कर देता है। तो ये कौन सा इफेक्ट शो करता है बच्चा, ये रिचमोंड लेग इफेक्ट शो करता है, याद रखना है, रिचमोंड लेग इफेक्ट शो करता है, ठीक। बस ये आंसर इसका। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए की रिस्पॉन्स शो द साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन में कौन सा जो है फंक्शन नहीं है साइटोकाइनिन का। तो बच्चा साइटोकाइनिन जो है वो स्टेम का इलोंगेशन नहीं करता है, सेल इलोंगेशन करता है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ये स्टेम का इलोंगेशन नहीं करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल का इलोंगेशन करता है, सेल डिवीजन करता है। मैंने बताया था आपको, ये एक सेल है, पहले ये सेल क्या होगी, बड़ी होगी, इनलार्ज होगी, तो यहाँ पर ऑक्सिन काम करेगा। जब परिवार बड़ा हो जाएगा तो फिर ये 2 में बढ़ जाएगा, ऐसा मैंने बताया था आपको, ठीक। तो ये सेल इलोंगेशन का काम करता है, स्टेम इलोंगेशन का काम नहीं करता। बाकी सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। स्टिमुलेट एक्सिलरी बर्ड्स को स्टिमुलेट करता है, डिले करता है सनेशंस, फिर हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशियो प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ शूट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सारा मैंने बताया था जब पढ़ाया था तब, ठीक है, टिश्यू कल्चर के अंदर। तो ये स्टेम इलोंगेशन नहीं करता, इसका आंसर है। वाइट बर्ड किसकी वजह से होता है बच्चा, मैच के अंदर जिंक की वजह से होता है, ठीक है। वाइट बर्ड जो है जिंक की वजह से होता है। एसेंस ऑफ सेल सेप फ्रॉम द रूट टू द ट्री टॉप कौन ले जाएगा भैया, जाइलम ले जाएगा, है ना। जाइलम तो ले जाता है, पानी ऊपर कौन ले जाएगा पौधे में, जाइलम ले जाएगा। फ्लोएम तो फूड ले जाने का काम करता है। तो बच्चा लोग, ये आपका क्रॉप फिजियोलॉजी का जितने भी क्वेश्चन थे, प्लांट न्यूट्रिएंट के जितने भी क्वेश्चन थे, सारे हमने डिस्कस किए। कुछ लेवल के क्वेश्चन थे वो भी डिस्कस किए, उनसे रिलेटेड कुछ नोट्स या जो डेफिनेशन है वो मैंने इसी में डाल दी ताकि अलग से आपको पीडीएफ देने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है बच्चा। तो मेरी तरफ से मैं जितना कर पा रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। आप लोग ना पेशेंस नहीं है, आप ये नहीं सोच रहे हो कि कोई बंदा, कोई टीचर बिना किसी मोटिव के, है ना, बिना किसी उसके, ना मैं कोई प्रमोशन लगाता हूँ, है ना, प्रमोशन। ये तो मैं अपना लोगो भी पहली बार लगाया, मतलब लगाया इसमें मैराथन के अंदर, नहीं तो मैं तो लोगो भी नहीं लगा रहा था जब मैं आपको थ्योरी क्लास पढ़ा रहा था तब। तो अब लोगो भी लगा रहा हूँ। तो बिना, ना तो मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, है ना मैं किसी कोर्स का प्रचार कर रहा हूँ, है ना, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा। ना ही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फलाना डिमका करो, इतना बड़ा कर दो हमारा परिवार फलाना। टेलीग्राम पे जरूर बोलता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो मैसेज डिलीट भी हो जाते हैं, यहाँ नहीं होते। सिर्फ इतना बोलता हूँ कि कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स कीजिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। बाकी इतना ज़्यादा मुझे प्यार मिल रहा है आप लोगों से, सब्सक्राइब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा लगता है तो बच्चे खुद ब खुद करते हैं, खुद ब खुद जुड़ते हैं, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो जितना मेरी तरफ से होगा ना बच्चा, उतने मैं कर पा रहा हूँ। मुझे भी पता है कि मैं सारी मैराथन देने में सक्षम नहीं हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट की नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि बच्चा एक दिन मुझे ये सारी चीज़ें तैयार करने में लगती है। मैं चीज़ों को ढूंढता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको देखा ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे, तो उसको मैं खुद देखता हूँ ना, ढूंढता हूँ। मैं तो कोई ज्ञाता तो हूँ नहीं, मुझे सब आता है, मैं खुद पढ़ता हूँ उसको, भाई ये क्या है, नई चीज़ दिख रही है मेरे को, मैं खुद भी पढ़ता हूँ उसको। तो मुझे उसमें टाइम चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी बना के उठा के आ गया मैं मैराथन के नाम से, वही पूरा आ रही हो मैराथन एक साथ ले लो, ऐसा नहीं होता बच्चा। खुद भी काम करो, जब तक खुद सेटिस्फाई ना हो दूसरों को कैसे सेटिस्फाई करोगे। देख रहे हो ना बीच बीच में मेरे से कहीं से गलती भी हो जाती है, तो ये रीज़न है ना, क्योंकि सब कुछ जल्दी करना है ना, सब कुछ जल्दी करना है। तो थोड़ा पेशेंस रखो, जितना भी मैं आपको दूंगा वो अपना 100% दूंगा, आप खुद से भी मेहनत कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।